में नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खोलने का समय 12:35 का है। मां गंगा जिन्हें हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगोत्री धाम मां गंगा का ऐसा ही एक पवित्र धाम है जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। 22 अप्रैल को पावन पर्व दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 30 अप्रैल का जो दिन है वहाँ पर गंगोत्री के लिए भगवती गंगा की डोली जो है मुखी मठ से प्रस्थान करेगी। इस रात्रि में वो भैरव घाटी में पहुँचती हैं और उसके जब अगले दिन सुबह प्रस्थान करके ठीक 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, भगवती गंगे की असीम कृपा रहे। 21 अप्रैल को मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखवा से रवाना होगी। डोली का रात्रि विश्राम भैरव घाटी मंदिर में होगा। उसके अगले दिन डोली गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी। इसके बाद 6 महीने के लिए कपाट खुल जाएंगे। उधर यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने की तैयारियां चल रही हैं, मगर यात्रा की तैयारियों के बीच खराब मौसम ने मंदिर समिति और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मां यमुना के मायका कहे जाने वाले खरसाली गांव में बर्फबारी हुई। ये मां यमुना का शीतकालीन प्रवास है। तस्वीरें ऐसी लग रही हैं सर्दी के मौसम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पारा गिर गया है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। खटीमा से बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से फरार हुए अमृतपाल को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड में नेपाल से लगती सीमा पर अलर्ट देखा जा रहा है। अमृतपाल की उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है अमृतपाल को लेकर। और पंजाब से फरार हुए अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट है। उत्तराखंड में नेपाल से लगती सीमा पर अलर्ट है। पंजाब में ये बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहे हैं और 7 किस्म का अपराधी है और इसके साथ 4 लोग और भागे हुए हैं। तो इनकी ये संभावना है कि इधर से नेपाल बॉर्डर से भी जा सकते हैं। इसलिए हमने हमारी जो खटीमा पुलिस है, झमकैर पुलिस है, नानकनत्ता पुलिस है और जो एसएसबी हैं, इनके साथ हमने ज्वाइंट रूप से लगातार बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे हैं और पूरे बॉर्डर पे हमने विभिन्न जगहों पे बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग चल रही है। उधर अमृतपाल को लेकर रुद्रपुर में भी अलर्ट है। यूपी से लगते बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस कर रही है बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग, तो हर जगह चेकिंग अभियान चलाया गया है। अमृतपाल को ढूंढा जा रहा है। रुद्रपुर में भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन देखा जा रहा है। यूपी से लगते बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है और बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पाकिस्तानी समर्थक अमृतपाल के पंजाब से भागने के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड में जो भी गाड़ी दाखिल हो रही है, जो भी कार दाखिल हो रही है, उसकी पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक करके नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही है। पूरी बारीकी से तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं रामपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ मैं। जो ये रामपुर और नैनीताल रोड है, यहाँ से जो भी वाहन गुजर रहे हैं उनका पुलिस प्रशासन के द्वारा बारीकी से जांचने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जो पंजाब में खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल, वो भागा था। उसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते उधम सिंह नगर होते हुए नेपाल भाग सकता है। इसी के चलते ये पूरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी जो है उनकी डिग्गियों को खोलकर पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। तो 23 मार्च यानी कल धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। भाजपा कह रही है कि धामी सरकार का ये 1 साल का कार्यकाल शानदार रहा है, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे रहा अभी तक का 1 साल का कार्यकाल। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 23 मार्च को धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है
कि धामी सरकार का ये कार्यकाल आखिरकार कैसा रहा है। इस एक साल में सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की और किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धामी सरकार ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ करवा दिया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण भी धामी सरकार में ही मिला है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बना। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सख्त एक्शन हुआ और 228 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। उत्तराखंड को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री करने के लिए सरकार मुहिम चला रही है। सरकार की मंत्री धामी सरकार के काम की तारीफ कर रही हैं। सरकार अपने 1 साल पूर्ण करने जा रही है। 23 तारीख को धामी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह 1 साल जिसे हम लोग कहते हैं कि धाकड़ धामी, तो धाकड़ धामी के धाकड़ निर्णय जो है इस 1 सालों में हुए हैं। चाहे वो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो युवाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे हमारे गरीब परिवारों के परिप्रेक्ष्य में हो, बहुत बेहतरीन निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। मुझे लगता है कि ये 1 साल जो है वो बेमिसाल है और धामी जी के नेतृत्व में आने वाला समय जो है और जो है युवाओं, महिलाओं, गरीबों का उत्थान होने जा रहा है। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि दूसरे कार्यकाल में धामी सरकार को किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा। UKSSC और UKPSC पेपर लीक मामले ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। देहरादून में बेरोजगारों पर हुआ लाठीचार्ज और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण मामले ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में भी देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठे। 2022 में 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। यही वजह है कि विपक्ष सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहा है। बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है और बच्चों पे, बेरोजगार बच्चों पे लाठियां इस राज्य में बरस रही हैं। आखिर किस चीज़ का 1 साल का उत्सव मनाने बीजेपी जा रही है? क्या अंकिता के मरने का उत्सव मना रही है? क्या कानून व्यवस्था चौपट होने का कर रही है? या बेरोजगारों के संग पटवारी पेपर लीक होने का, या AEJE की जो परीक्षाएं थी उनके निरस्त होने का, पटवारी पेपर लीक होने का, या SSSC भर्ती घोटाला होने का, या सरकार पे VIP को बचाने का आरोप लगा जो है, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या वो अपना 1 साल का अपनी खुशियाँ मनाने जा रहे हैं? विपक्ष के अपने सवाल हैं, मगर जानकार मानते हैं कि किसी भी सरकार के आकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल काफी नहीं है। मगर ये जरूर है कि इससे सरकार के रोड मैप के बारे में पता जरूर चलता है। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। करण महरा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की बागडोर संभाले 1 साल का समय होने जा रहा है, मगर अभी तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। करण महरा कई बार नई कार्यकारिणी का गठन करने की बात कह चुके हैं, लेकिन ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। महरा ने एक बार फिर से गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी है। हम लोग AICC में दे चुके हैं और वो कब आएगा, क्योंकि पहले उदयपुर नवसंकल्प आया, उसमें कुछ चेंजेस आए, और फिर अभी जो हमारा 85वां अधिवेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, उसमें भी कुछ नए अमेंडमेंट्स में है। तो उसके आधार पर हो सकता है जो हमारी लिस्ट गई है उसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहे होंगे, ऊपर नीचे कुछ कर रहे होंगे, तो जैसे आएगा तो दे दिया जाएगा। पॉलिटिकल डिसीजन। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 864 ANM पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए ANM को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में 300 डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी जाएगी। सरकार ने इस बार बॉन्ड तोड़ने वाले डॉक्टर्स पर सख्ती दिखाई है। अगर कोई डॉक्टर बॉन्ड तोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए धनराशि देनी होगी। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत के कामों में करप्शन का आरोप लगता है। बसपा का आरोप है कि जिला पंचायत के कामों में 60 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि RTI के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं में पता चला है कि जिला पंचायत के कामों को जो टेंडर दिए गए हैं वो नियमों के खिलाफ है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला पंचायत अधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर किए हैं, और वो ऐसे टेंडर किए हैं जो अखबार में जिसमें दिया उसमें नहीं है। ने साजिश करके ये टेंडर छपवाए हैं, और ये ऐसा नहीं ये 3 बार हुआ है। उन्होंने ये छपाए हैं और इस पैसे की बंदरबाट की है। हरा इंसान, थका इंसान, मरा इंसान क्या कर सकता है? आरोप ही तो लगा सकता है। वहाँ की जनता ने उसको
उंगली पकड़ कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उस पर आरोप के सिवा और क्या, रही 60 करोड़ के तब तक काम भी नहीं हुए और धामी जी की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है। प्रदेश में पिछले 60 दिन के भीतर 16 बार भूकंप आ चुका है, जिससे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंगलवार को भी उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड में धरती बार बार क्यों डोल रही है? क्या हिमालय क्षेत्र में जमीन के नीचे कोई हलचल हो रही है? पिछले 2 महीने के भीतर ही पहाड़ कई बार हिल चुका है। 60 दिन के भीतर ही उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से धरती 16 बार डोल चुकी है, जिससे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में काफी समय से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, इसलिए आशंका है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये भयंकर सुंदर है। इसके अंदर इतना एनर्जी अभी जमा हुआ है, वो कभी भी निकल के भूकंप का रूप पे आ सकता है। 500 साल से ज़्यादा हो गया, इधर कोई बड़ा भूकंप आया नहीं। मतलब इतना एनर्जी जमा हो गया, उसको रिलीज़ नहीं हुआ, तो अभी तो होना ही है। चाहे आप 5 मिनट बाद हो, चाहे 50 साल बाद हो, होना तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। कब होगा इसके लिए बहुत सारा स्टडी करना जरूरी है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। उत्तराखंड के कुछ इलाके सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, जबकि कई इलाके जोन 5 में हैं। सिस्मिक जोन 5 में पड़ने वाले इलाके भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि छोटे छोटे भूकंप आना अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक साथ एनर्जी रिलीज होने की बजाय टुकड़ों में निकलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।